पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने नर्मदा नदी में मशीनों से अवैध रेत खनन का आरोप लगाया है। अरुण यादव ने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए उनके परिवार के सदस्यों पर अवैध खनन के आरोप लगाए हैं। अरुण यादव का आरोप है कि पिछली कमलनाथ सरकार में पहली बार खनन से 1250 करोड़ का राजस्व आया था, लेकिन सत्ता में शिवराज सरकार के लौटते ही एक बार फिर अवैध खनन शुरू हो गया है। गोरख धंधा पुरजोर तरीके से जोर पकड़ने लगा है। अरुण यादव का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई भतीजे बुधनी और होशंगाबाद क्षेत्र में मशीनों से नर्मदा में अवैध खनन करा रहे हैं। अरुण यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि लॉकडाउन में रोजाना 500 से 1000 डंपर बिना रॉयल्टी चुकाए परिवहन किया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण के चलते स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन असहाय बना हुआ है। शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध उत्खनन चरम पर था और पुनः शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार के लोग इस भयंकर महामारी के समय में अवैध उत्खनन मशीनों द्वारा बुधनी और होशंगाबाद क्षेत्र में कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि रोज 1000 से 500 ट्रक वहां से अवैध उत्खनन कर मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में भेजा जा रहा है। तो देखा आपने, वहीं नर्मदा में हुए अवैध खनन की रिपोर्ट कंप्यूटर बाबा सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे। कमलनाथ सरकार में नदी न्यास के अध्यक्ष बनाए गए कंप्यूटर बाबा का कहना है कि हमने लगातार दौरे कर अवैध खनन की पूरी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन सरकार चली गई, रिपोर्ट सौंप नहीं पाए। नर्मदा नदी में अवैध खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यह दुखद है, मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद फिर से नर्मदा का दौरा करूंगा। ये बड़ी शर्मिंदगी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी कहूंगा इसको तुरंत संज्ञान मिले, अन्यथा संत समाज रोड पे उतरे और नदियों पे घेरे आपको, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये तुरंत बंद होना चाहिए और संबंधित कलेक्टर जो जिस जिले में हो रहा हो, कलेक्टर को भी आश्वस्त करना चाहिए किसी भी हालत में अवैध खनन मां नर्मदा से तो किसी हालत में नहीं निकलना चाहिए। अवैध खनन को लेकर अरुण यादव की तरफ से शेयर किए गए वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव को दिल बड़ा रखने की सलाह दी। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अच्छा होता जब कंप्यूटर बाबा ने अवैध खनन पकड़ा था, तब अरुण यादव कोई वीडियो जारी करते। रेत के अवैध खनन को लेकर वीडियो भी जारी किया है, आज शेयर किया उन्होंने ट्विटर पे। वो कहा है कि मतलब खास तौर पे होशंगाबाद क्षेत्र में अच्छा होता जब कंप्यूटर बाबा पकड़ते थे रेत के अवैध खनन को, तब भी एक आध वीडियो जारी कर देते। उनकी पार्टी के लोग थे, हमारे पर तो वो करेंगे ही करेंगे जारी। कभी थोड़ा तो मन बड़ा करो। और सीधे रुख करेंगे कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल भार्गव हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के। जीतू पटवारी जी, बहुत स्वागत आपका। कंप्यूटर बाबा खुद इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अवैध रेत खनन को लेकर काम किया है। उनका कहना है लॉकडाउन खत्म होते ही आगे भी वो जाएंगे वहां पर, देखेंगे किस तरह की स्थिति है। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। मैं पहला सवाल कंप्यूटर बाबा आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि आपने जो है करीब से चीजों को देखा है वहां पर जाके, और आपका यह कहना है कि नर्मदा का सीना छलनी किया गया। जिस तरह की तस्वीर आपने देखी उसकी पूरी रिपोर्ट भी आपने बना ली है, कब आप सौंपने वाले हैं? देखिएगा, कमलनाथ सरकार में मुझे नर्मदा जी का काम दिया था, नर्मदा को बचाने का काम दिया था, और उसमें मैंने लगभग 37 पोखलैंड, 8 जेसीबी, 3 लोडर, 32 डंपर, 4 बड़े ट्राला और 12 ट्रैक्टर ट्राली मैंने पकड़ी थी, और जिसके मेरे पास सब सबूत हैं, सारी चीजें मैंने। पर मुझे दुख इस बात का लगा कि जब मुझे अभी जानकारी मिली मुझे मीडिया के माध्यम से कि वहां हजारों की संख्या में डंपर निकल रहे हैं, लॉकडाउन में नर्मदा का सीना छल निकल रहे हैं, मेरा दिल बहुत दुखा। चूंकि हम लोग इस ऐसे टाइम में तो जा नहीं पा रहे हैं।
शासन के निर्देश है, मोदी जी के निर्देश थे कि भाई किसी भी हालत में लॉकडाउन का पालन करें। हम लोग भी अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उस बीच में ये नर्मदा को नुकसान यदि पहुंचाया जाए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि मां नर्मदा का सीना छलनी करे। माननीय कमलनाथ जी ने जो हमें काम दिया था और हर महीने जाकर के पूरी जानकारी लेते थे, हाँ। और मैं जाकर के पूरी जानकारी लेता था। क्या इन 15 महीनों में वहां पर अवैध खनन रुक गया था? कि मुझे खुली छूट दी थी नर्मदा का अवैध रोध खनन रोकने के लिए। क्या इन 15 महीने में जी, जिस समय आपके पास कार्यभार भी रहा, क्या इस दौरान अवैध खनन रुक गया था? देखिएगा, रुका तो नहीं पर कम हुआ। मुझे तो लगभग 7 से 8 महीने मिले थे, 7 महीने। और अभी आज भी हूं मैं, क्योंकि आज अभी मुझे शिवराज जी ने मुझे उसी पद पर रखा, इसलिए आज मैं हूं। और चूंकि लॉकडाउन, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। पर नर्मदा का नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय भी नर्मदा का जो छलनी कर रहे थे, नदियों को जो मध्य प्रदेश की छलनी कर रहे थे, बड़ी बड़ी पोखरें डाल करके और निकाल रहे थे, वो बहुत सारी कम हो गई थी। उनको डर बैठ गया था। पर आज की स्थिति जो हम सुन रहे हैं, बड़ा दुख लग रहा है कि आज मां नर्मदा का लॉकडाउन में भी लोग हजारों डंपर निकाल रहे हैं। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। गोपाल भार्गव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। मैं गोपाल भार्गव जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। गोपाल भार्गव जी, अब ये कहा जा रहा है कि सरकार आई नहीं कि अवैध खनन शुरू हो गया। ये कहना सही नहीं है, इसलिए भी कि वैसे तो सभी जानते हैं कि रेत वर्तमान समय में लगभग सोने जैसी महंगी हो गई है और दुर्लभ भी हो गई है। और रेत का कारोबार जो है वो राजनीतिक लोगों में या फिर अन्य लोगों में, अधिकारियों में भी, कलेक्टरों में भी बड़ा लोकप्रिय विषय रहा है। धन तो मिलता ही ऐसे, मन भी अच्छा रहता है लोग। मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, मैंने विधानसभा की पिछले अपने जब नेता प्रतिपक्ष में था तो अपने कार्यकाल में मैंने विधानसभा की, चूंकि मुझे आज विषय मालूम नहीं था कि क्या है, तो मैं तैयारी कर गया आज की डिबेट का विषय क्या है। लेकिन मुझे इतना स्मरण आ रहा है कि मैंने विधानसभा सत्र में प्रश्न किया था। लिखित प्रश्न के उत्तर में कमलनाथ सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि रेत उत्खनन हो रहा है, अवैध रेत का उत्खनन। मैंने ये पूछा था कि पूरे 52 जिलों में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों पर कितने चालान बनाए गए, कितने वाहन जब्त किए गए, कितनी पोखरीन, कितने डंपर, कितने इसमें और जो उपयोग करने वाले, मतलब उत्खनन करने वाले या परिवहन करने वाले जितने भी साधन होते हैं, मशीनें होती हैं, कितनी जब्त की गई। तो अधिकांश जिला मुझे 0 मिले। आप प्रश्न उत्तरी उठा के देखेंगे यदि विधानसभा के पिछले कार्यकाल की, तो आप देखेंगे कि मैंने 1 वर्ष का पूछा है, उसमें भोपाल में 0 आया। बिल्कुल गोपाल भार्गव जी, कुछ डेटा जो है वो मैं आपको बताता हूं। डेटा से ज्यादा तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती हैं। डेटा तो हम सुनते ही रहते हैं। मैं इसके बाद जीतू पटवारी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन गोपाल भार्गव जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नर्मदा में अवैध रेत खनन जो है वो लगातार हो रहा है। और हमें यही पता करना है कि लापरवाही है किसकी। सरकार चाह नहीं रही है, तो क्या वहां पर तैनात अधिकारी इसमें घपला करते हैं? कौन है आखिर, गड़बड़ी कहां पर है? देखिए, मैंने शुरू में इस बात को कह दिया। सुन रहा हूं मैं, कहिए। मैंने शुरुआत में इस बात को स्वीकार किया है। रेत जो है नेताओं में, अधिकारियों में बड़ा लोकप्रिय विषय है। मेरे एक वाक्य से आप अर्थ समझ गया हूं। सारे अधिकारी इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं या कोशिश में रहते हैं कि ऐसे जिले या ऐसे स्थान जहां पर रेत का उत्खनन होता हो, ऐसे जिलों में उनकी पदस्थापना हो। थानेदार, एसडीओपी, एसपी, माइनिंग ऑफिसर, सारे लोग इन मैं आज एक बहुत बड़ी बात भी कहने वाला हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने वाला हूं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड वहां पर कुछ अधिकारी हैं सर, आज के समय से नहीं, जो भी अधिकारी वहां तैनात होता है उससे जब भी चर्चा होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर बहुत रेत का अवैध उत्खनन होता है। अब हम किसको जिम्मेदार मान लें, यही हमारे अंदर भी सवाल कौंध रहे हैं।
और जीतू पटवारी जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है सर, व्यवस्था बदल रही है, सत्ता बदल रही है, लेकिन अवैध खनन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसे कौन रोकेगा, कैसे रोकेंगे? नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेरे सामने बैठे हैं, कई सालों तक मंत्री रहे और बुश सरकार के मंत्री रहे जिसने रिकॉर्ड कायम किए अवैध खनन के। मैं मानता हूं कि देश ने जो एक एजेंसी है जो सबसे ज़्यादा अवैध खनन कहाँ होता है, प्रदेश किन प्रदेशों में होता है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1। मोदी जी की सरकार की एक एजेंसी के माध्यम से ये तमंगा भी मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आज के शिवराज सिंह जी को पिछले सत्र में जब मैं विधायक था तब मिला था। आज एक ही बात, सिर्फ एक ही बात, सरकार की नीयत और काम करने का तरीका। आप ये देखो कि 1250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक साल में जनरेट हुआ इस साल, जब कमलनाथ जी ने नई रेत नीति बनाई और उस पर काम चालू किया। और लगातार 12 साल से, पिछले 12 साल से जब तक शिवराज सिंह जी रहे, वो 250 करोड़ रुपए से ऊपर रेत का रेवेन्यू नहीं आया। तो लगातार 1000 करोड़ का अवैध खनन, 12,000 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला शिवराज सिंह जी ने किया। ये सर्वविदित है, केवल एक फोरे आंकड़ों के साथ। जैसा अभी गोपाल भार्गव जी ने कहा कि ये अति लोकप्रिय विषय है नेताओं का, अति लोकप्रिय विषय है नेताओं के परिवार वालों का, अति लोकप्रिय विषय है ब्यूरोक्रेट्स का। एक अधिकारी वो बार बार उसी जगह पे जाना चाहता है जहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है। पिछली सरकार में, हमारी सरकार में ऐसे अधिकारियों को हमने वहां से हटाया, तो नेता प्रतिपक्ष भी और बीजेपी ने ट्रांसफर उद्योग गीत गाने लगे। इसलिए गाने लगे कि पूरी बात मेरी होने दे, मैं एकदम शांति से सुनता हूं और शांति से बात करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए होने लगा कि सबकी नस पकड़ में आने लगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, 2 बातें। मध्य प्रदेश जी न्यूज को लगभग 50% से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के देखते हैं, सबसे लोकप्रिय चैनल है। उसके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 1250 करोड़ रुपया इस साल हमने, आपकी टीवी भी बता रही है, कमलनाथ सरकार ने रेत के रेवेन्यू का जनरेट किया था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 250 करोड़ जी, क्योंकि देखिए आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, रुपया का हर साल घोटाले वाला मुख्यमंत्री। मेरा सवाल एक बार आप सुन लीजिए, बस एक सवाल है मेरा, इसके बाद मैं हरीश के पास भी जाऊंगा। मेरा सवाल यही है, बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, आपने कहा हमने उन अधिकारियों को हटाया है, उन क्षेत्रों से हटाया जहां पर वो तैनाती चाहते हैं। ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं सर? ये कौन से अधिकारी हैं जो वहीं पर तैनाती चाहते हैं और नर्मदा का सीना छलनी करना चाहते हैं? कौन है? क्या ऐसी कोई लिस्ट है? अभी आप विपक्ष में हैं, क्या आप सरकार में जो है उन्हें आप देंगे कि हमने इनको हटाया था? क्या आप हमारे सामने उस लिस्ट को लाएंगे? 2 मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण। स्पेसिफिक एक अधिकारी के नाम के साथ लिस्ट लेके मैं नहीं बैठा हूं। नहीं, पर मैं आगे की बात कर रहा हूं। 5-7 साल से एक जगह अधिकारी डटा हुआ था। 1 मिनट, मेरी पूरी बात होने दे यार, प्लीज हेल्प मी। मेरा अनुरोध ये था कि जो अधिकारी लगातार 4-5 साल से एक जिले में था उसको हटाया गया, और वो इसीलिए हटाया गया कि अवैध खनन रुके। 12 महीने 14 महीने बहुत बड़ा समय नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। उसमें हमने कोशिश की कि रेत मां नर्मदा के सम्मान को हम लौटाएं, और उनका जो अवैध खनन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरह से चीरहरण किया रेत के मामले में, वो उसको हम वापस किसी न किसी रूप में स्थापित करें उसके सम्मान को। पर चूंकि हमारे दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के थे कि इन लोगों ने पीछे के रास्ते से विधायकों को खरीद के, उस अवैध खनन के पैसे से विधायकों को खरीद के हमारी सरकार गिरा दी। मैं मानता हूं कि आज आवश्यकता है इस प्रदेश में, वही मुख्यमंत्री वापस बैठ गया, ये भी दुर्भाग्य है जिसने अवैध खनन में रिकॉर्ड कायम। जनता के बीच में जाएंगे, जनता बेहतर बताएगी। जैसे ही वो आए और अरुण यादव जी का वीडियो आया, दावे भी किए हैं और जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक देख रही है क्या क्या हो रहा है। मेरे सहयोगी हरीश के पास में जाऊं, वो हमें लगातार सुन रहे हैं और हरीश लंबे समय से लगातार इस क्षेत्र को जानते भी हैं। हरीश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर रेत का अवैध उत्खनन होता है, लेकिन सवाल ये उठता है अब, क्योंकि कंप्यूटर बाबा ने जो रिपोर्ट सौंपने की बात कह दी है, उस रिपोर्ट से बहुत हद तक चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर ये काला खेल कैसे चल रहा है।
मृदुल, मैं इसके इतर भी कुछ बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जो है 31 मार्च को सारे ठेके निरस्त हो चुके हैं। 31 मार्च के बाद मात्र 5 जिले जैसे हैं, शिवपुरी, भिंड, सीहोर, कटनी, हरदा, जिन जिलों में ही रेत खदानों को अनुमति मिली हुई है, वो भी 10%। बाकी पूरे प्रदेश में रेत पर प्रतिबंध लगा हुआ है 31 मार्च से। लेकिन आप देखेंगे, जैसा कि अरुण यादव ने ट्वीट किया, होशंगाबाद में भारी मात्रा में डंपर निकल रहे हैं, रेत खनन हो रहा है। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, इसका पता नहीं है। दूसरी बात करेंगे, कमलनाथ सरकार जब नई नीति लेके आई थी, जिसकी बात अब जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, उस नीति को लागू करना था। उसी दौरान में सियासी कोरोना मध्य प्रदेश में आ गया और ठेकेदारों के अनुबंध नहीं हो पाए, तो उसके चलते में इसी बीच एनजीटी का भी एक आदेश आ गया कि हर खदान को पर्यावरण अनुमति लेना पड़ेगी, जिसके चलते पूरा मामला उलझ गया। तो नई खदान जो टेंडर हुए वो ठेकेदार ऑब्जर्व नहीं कर पाए, मतलब उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाए और खदानें शुरू नहीं हो पाई। तो ऐसे में आज की डेट में मध्य प्रदेश 5 जिले छोड़ दें, उनमें भी 10% खदानें चालू हैं। पूरे प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है, कोई भी खदान जो है नंबर 1 में नहीं है। और ये सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार पता नहीं लॉकडाउन के चलते में क्या किस तरह सिस्टम बन रहा है। लगातार अवैध उत्खनन की बातें सामने आ रही हैं। आज अरुण यादव ने आरोप लगाया है और ये बात ऐसा नहीं है कि आज अवैध उत्खनन हो रहा है, कांग्रेस सरकार में अवैध उत्खनन होता रहा और कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस सरकार में हरीश, और वहां पर हम देख सकते हैं कि लंबे समय से, बिल्कुल हरीश, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि उस जिले की अगर बात की जाए तो उसी पर सबसे ज्यादा निशाना साधा गया है। आज से नहीं, लंबे समय से गोपाल भार्गव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं हरीश कंप्यूटर बाबा से एक सवाल लेना चाहता हूं, और जो आपने बातें बताई हैं कि जब इस तरीके से बैन कर दिया गया है, नई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कंप्यूटर बाबा, आपने जो रिपोर्ट तैयार की है और आपने कहा है कि लगातार उस क्षेत्र में आप पहुंचे, अवैध उत्खनन हो रहा था, आपने उसे रोकने की कोशिश की, क्या इस रिपोर्ट से बहुत जो अभी तक बातें सामने नहीं आई हैं, क्या वो आ पाएंगी? बिल्कुल आएंगी। इसका खुलासा मैं बताऊंगा, एक एक मैंने बारीकी से की है। और क्योंकि सभी कलेक्टरों के साथ मेरी बैठक होती थी, मैंने अभी बात हो रही थी कि किन कलेक्टरों को बदला, कौन कलेक्टर। मैंने जब वो छतरपुर गया, छतरपुर में कलेक्टर छतरपुर थे, उनकी वो कराते थे, वो ये रेत अवैध खनन कराते थे नदी में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उस समय कमलनाथ जी थे, मैंने बोला उनसे, उन्होंने उनको तुरंत बदल के दूसरा कर दिया। और अभी मैंने लास्ट में जब सरकार बदली, उसी के 8 दिन पूर्व मैंने कहा कि उमरिया कलेक्टर जो है वो अवैध रेत खनन के लोगों से फंसे हैं। ये बहुत दिनों से यहाँ लगे, यहाँ झगड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही, मर्डर हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने संज्ञान में लिया, उन्होंने कहा हमारा 1 हफ्ते के अंदर बदल जाएंगे। और उस समय वो हमें खुली छूट देते थे, इसीलिए हम रात में दिन में पकड़ते थे। परंतु अब चूंकि वो बदल इसी नहीं पाए कि सरकार बदल गई। अब मामला यह है कि कोई रहे, मुझे तो नर्मदा का मामला है, नर्मदा नदियों में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, शासन की नीति है वो करे, अन्यथा कोई मेरे सहयोगी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। पूरा संत समाज जाएंगे और उसे पकड़े। अच्छा बाबा जी, मेरे सहयोगी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहना चाहता हूं, शिवराज जी, अब हमें भी आपको सहयोग देना पड़ेगा नर्मदा का अवैध खनन रोकने के लिए। कंप्यूटर बाबा जी, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुन रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 31 मार्च से पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लग गया है, एनजीटी का भी आदेश आ गया, पर्यावरण अनुमति के बिना खनन नहीं होगा, तब ऐसे में अवैध खनन हो रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? आपकी रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, आज की डेट में पूरे प्रदेश में ही खनन बंद हो गया है। राज्य सरकार की जो टेंडर की अनुमति थी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है, पंचायतों वाला, स्थानांतरण वाला, वो भी आदेश बंद हो चुका है, एनजीटी का भी आदेश आ गया है। तो आज की जिले में केवल 5 जिले छोड़ दें, उनको छोड़कर पूरे प्रदेश में जो रेत खनन का है 43 क्लस्टर के ठेके हुए, इसमें 41 क्लस्टर जो है वो आज चालू नहीं हो पा रहे। तो उसको लेकर जब पूरा अवैध खनन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिएगा, अभी 4 दिन 6 दिन बाद लॉकडाउन खुलते ही तुरंत मैं नर्मदा नदियों का दौरा करूंगा। किसी हालत पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से कहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नर्मदा बचाने के लिए, नदियां बचाने के लिए किसी भी हालत में इसे जी जान से लगाएंगे। पूरा संत समाज के लिए तत्पर है, वो हमारी पूज्य है, मां नर्मदा है। और मुझे लगता है
कि जैसे कमलनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से खुली छूट दी थी नर्मदा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, लगता है मुझे कि शिवराज जी भी मुझे छूट देंगे, जिससे नर्मदा पे मैं बिल्कुल इस बात की चर्चा गोपाल भार्गव से भी करूंगा। हरीश एक कंप्यूटर बाबा जी मैं बीच में रोकना हरीश एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना चाहते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी सवाल लीजिएगा गोपाल भार्गव से, जीतू पटवारी से, और हम एनजीटी की कुछ जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे, किस तरह से एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। यह मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर वार पलटवार भी होते रहे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। सीधे रुक करेंगे, लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से कंप्यूटर बाबा ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो उसे सौंपने वाले हैं, उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और ब्रेक से पहले कुछ सवाल आप करना चाहते थे, हरीश जी कर लीजिए। जी कंप्यूटर वाला सवाल मेरा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अब उनका पद अभी बरकरार है और शिवराज सिंह जी बरकरार रखें उनकी उम्मीद है, लेकिन उनसे ये पूछा था शिवराज सरकार में उनसे गार्ड छीने गए थे, शिवराज सरकार में ही राजमंत्री का दर्जा छीना जिस पर बाद में इस्तीफा दिया था इन्हें, तो इन्हें लग रहा है कि अभी उनको बरकरार रहेंगे या संबंध अच्छे हो गए जो अवैध खनन के लिए उनको जाने दिया जाएगा क्षेत्रों में? देखिएगा नर्मदा को तो कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा पद रहे ना रहे, मुझे पद से मतलब नहीं है, मुझे तो नर्मदा बचाना है, संतों को नर्मदा बचाना है, इसलिए नर्मदा के लिए जी जान लगा देंगे पूरा संत समाज। हमें कोई पद से मतलब नहीं, क्योंकि जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने खुली छूट दी थी और इसको पकड़ के रात को देखिएगा हम 3500 रुपए की हम रसीद कटा करके और डंपर में बैठ करके हमने रसीद पकड़े हैं, क्योंकि उनका खुला दिल था। कमलनाथ जी चाहते थे कि नर्मदा में अवैध खनन ना हो, नदियों में अवैध खनन ना हो। मुझे एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी, इसलिए दी कि रात बिरात जाते हो कोई तकलीफ ना हो, मुझे एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी। मैं पहली बार बता रहा हूं। अब इसके बाद भी यदि कोई भी सरकार हो, मुझे तो नर्मदा की बचत, मैं पहले भी नर्मदा के लिए लड़ा, आज भी और कल भी रहूंगा। नर्मदा में तो अवैध खनन नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी हो। कंप्यूटर बाबा मेरे साथ देखिए, दोनों ऐसे लोग हैं, एक गोपाल भार्गव हैं जो अभी की सरकार में है और जीतू पटवारी साहब हैं जिनके साथ आपने काम किया है, नदी न्यास का अध्यक्ष रहते हुए लगातार उनके टच में भी आप रहे होंगे। तो पहले मैं गोपाल भार्गव जी आपसे पूछना चाहता हूं, कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि पहले तो हमें सुरक्षा भी मिली थी, सारी चीजें थी हमारे पास, ताकि जो एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं हम उसे पकड़े तो कोई हमें दिक्कत ना हो। क्या अब आप सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले वक्त में सरकार कोई मदद भी देगी? देखिए, कंप्यूटर बाबा का जो कहना है मुझे नहीं मालूम। मैं जहां तक जानता हूं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है एक एक बात अंदर की बाहर, कमलनाथ जी की सरकार में सारे मंत्री, अधिकांश मंत्री और उनके अधिकांश विधायक ये उत्खनन का काम कर रहे थे और कमलनाथ जी ने कि वो दल से बाहर नहीं आए, बाहर से जो समर्थन दे रहे थे वो भी। अभी मैं सारी बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा। कलेक्टरों की पोस्टिंग विधायकों की मर्जी से हो रही थी, अन्यथा विधायक कह रहे थे हम समर्थन वापस ले लेंगे। मंत्री लोग भी कमा रहे थे रेत में, कहा तो मंत्रियों के नाम ले दूं तमाम। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो विषय है इसमें किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, किसी नेता पे आरोप लगाने का काम नहीं है। कंप्यूटर बाबा को जो करना था, जो उनसे करवाया जा रहा था, कितना उन्होंने किया मुझे नहीं जानकारी। ना मेरे पास कोई प्रतिवेदन आता था, लीडर अपोजिशन के नाते में विधानसभा में जो पूछता था वो रिकॉर्ड मेरे पास में है कि कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं हुई, न कंप्यूटर बाबा के कहने से हुई, न किसी बाबा के कहने से हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि लेकर एक सवाल करना चाहता हूं गोपाल भार्गव जी। देखिए समस्या तो यही है क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जाते हैं और दोनों हाई लेवल पर लगाए जाते हैं। मैं जीतू पटवारी जी आपके पास ही आ रहा हूं, आप उन पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं। कम से कम 20 से लेकर 25 विधायक इसी आधार पर समर्थन दे रहे थे, इसी लालच में उनके लिए खदाने मिले। यही मैं जवाब चाहता हूं। जीतू पटवारी साहब कुछ कहना भी चाहते हैं, इसके बाद में बाबा जी आपके पास आऊंगा। विधायकों के नाम बता देखो, आज ही वो चला रहे हो कांग्रेस पार्टी। बड़ा दावा किया है गोपाल भार्गव साहब ने। जीतू पटवारी जी कहो तो हम प्रकाशित करवा देंगे आपके सब बेकार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों ये जिन्न जगा रहे हो, जिन्न अगर जगा रहा हो तो अभी बता देता हूं। सब ये पाखंड की बातें, सब ढोंगी बातें, कुछ नहीं है। पटवारी जी कहिए। पटवारी जी को खुद मालूम है सारी बात।
सारी बातें मालूम है जीतू भाई को। मन से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और मैं मानता हूं कि साफ गोई से बोलते हैं। गोपाल भार्गव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कमलनाथ जी की सरकार के भी आप तो नाम बता दें, और आपकी सरकार में जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी उसमें शिवराज सिंह का रोल रेत में क्या था वो भी बता दें। मेहरबानी होगी आपकी, आप सत्य के लिए जाने जाते हैं गोपाल भार्गव जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप जिस उम्र में पहुंच गए, जिस अनुभव में पहुंच गए, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इस सरकार और वो सरकार, आप सरकारों से आगे हैं। आप तो इस सरकार के भी नाम बताएं जो नेता लिप्त थे या खनन का काम करते थे, पर साथ साथ शिवराज सिंह के रोल और उनके परिवार के रोल को भी बताएं, तो प्रदेश की जनता को लगेगा कि एक सच्चा नेता बैठा है और अपनी बात कह रहा है। और आप सच्चे नेता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर नाम दोनों के बताने चाहिए। और साथ साथ आपको यह भी बताना चाहिए कि 1250 करोड़ का रेवेन्यू अगर कमलनाथ जी ने जनरेट किया इतनी सब परेशानियों के बाद 250 करोड़ से, तो इसकी तो तारीफ आपको करनी पड़ेगी, और ये शायद आपने विधानसभा में की भी थी। तो दो बातें हैं, एक अच्छा लीडर, अच्छा प्रशासक कैसे सिस्टम को सुधारे, वो कमलनाथ जी ने किया। आप ही ने कहा नेताओं का रुचि का विषय है या अधिकारियों का रुचि का विषय है। जहां तक नाम बताने का सवाल है, आपको बताना चाहिए, ये बहादुरी का काम है, अच्छा काम है, प्रदेश के हित का काम है। तो ये शिवराज सिंह का, उनका रोल होशंगाबाद, सीहोर और आसपास के जिलों में क्या था और उनके परिवार का क्या था, ये भी आपको बताना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस प्रदेश में कि इसमें क्या था। मैं मानता हूं इस बात को, हम तो बच्चे हैं आपके। हरीश जी हमारे सहयोगी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लगता है। कंप्यूटर बाबा का सवाल है, कंप्यूटर बाबा तो संत है, जिनका क्या लेना और क्या देना। पटवारी साहब आपकी बात पर, जीतू पटवारी की आपने जो दावे किए भी करते, आपने दोनों पर निशाना साधा। अच्छा और बुरे में बताना, धर्म और अधर्म को बताना, तो वो उनका काम कर रहे हैं। नहीं, अधर्म कहाँ हो रहा है और कहाँ ज्यादा हो रहा है, यही तो बता रहे हैं। बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा था कि माननीय भार्गव जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कितनी कार्रवाई हुई है? अरे ये जो है पोखरण मशीनें जब्त हुई हैं, कलेक्टर के यहाँ से फीस जमा हुई है, उनका भुगतान हुआ है, फिर छूटी है, और सारा मीडिया दिखा रहा है, सब देखिएगा, सब हमारे पास तो सब चीजें हैं, प्रूफ है। तो ये तो कमलनाथ सरकार में बराबर कार्रवाई हुई है, ये तो गलत बात। जो सही है उसको तो कम सही बोलना चाहिए। आप तो अनुभवी हैं, और मैं तो कहता हूं कि अभी ये भी करना चाहिए ना, यदि 500 डंपर रात में चल रहे हैं, हमारे यादव जी ने कहा है कि 500 डंपर रात में चल रहे हैं, अवैध चल रहे हैं, तो सरकार की दायित्व है। अभी लॉकडाउन है तो सरकार और वहाँ कलेक्टर जो है वो जिम्मेदार होता है, उनको करना चाहिए। नर्मदा को तो बचाना पड़ेगा। बाबा जी देखिए ना, आप कह रहे हैं कि लगातार अवैध खनन चल रहा है। सर, नदी के बीच तक रैंप बना दिया जाता है, नदी के बीच तक रैंप बना दिया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही। अभी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है। सर, रैंप कोई रातों रात तो नहीं बनेगा, तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गोपाल भार्गव जी को अवसर दें भैया। हरीश जी, जी गोपाल भार्गव जी को अवसर दें। कुछ कहना चाह रहा है, उनके पास ही जा रहा हूं मैं, जीतू जी। तो सबके फिर हरीश जी के पास जाऊंगा। गोपाल भार्गव जी को अवसर दें, कुछ कहना भी चाहते हैं वो। गोपाल भार्गव जी, देखिए मृदुल, मैं बताना चाहता हूं, मां नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन आस्था एक आम जनता की है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की आस्था और नेताओं की आस्था वो अलग तरह की आस्था है। जैसा कि आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने कहा, और वो हमेशा जीतू पटवारी जी ने कहा कि वो बिना लाख लपेट के बोलते हैं। निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी परिचय है, उनका अपना कद है, वो कभी नहीं मतलब झुकते या मतलब बात घुमा के कहते हैं। तो उन्होंने इशारों में कहा था कि रेत जो धन भी मिलता है और मन भी अच्छा रहता है। तो ये ऐसा विषय, चाहे सरकारें कोई भी रहे हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस रही हो, पर रेत जो है वो सबका पसंदीदा विषय है। और मां नर्मदा जो है जहां से गुजरती है लगभग 100 विधानसभा कवर करती हैं। आप देखेंगे तो छोटे, जब सत्ता बदलती है, सत्ता के साथ ठेकेदार बदलते हैं और विधायकों का रुचि बदलती है। जैसी बात कही थी गोपाल भार्गव जी का जो कहना था कि विधायक उसमें भाजपा सरकार में या कांग्रेस सरकार में जब जिसकी सत्ता आती है वो विधायक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यही वजह है कि जो आपने कहा रैंप नदी बन रही है, रातों रात नहीं बनती, ये पूरा सिस्टम से बनती है, सबको मालूम है। कलेक्टर भी इन्वॉल्व है, एसपी भी इन्वॉल्व है, तो उसे अपना हिस्सा मिलता है तो आगे नहीं जाता है। बिल्कुल। अब ये इतना बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में रेत खनन का जीतू पटवारी जी और गोपाल भार्गव दोनों अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले जीतू पटवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में गोपाल भार्गव जी आपका कमेंट लेता हूं।
मेरा अनुरोध तो इतना है कि जब गोपाल भार्गव जी अवैध रेत के कारोबार में सत्ता और विपक्ष दोनों के नाम बताना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता को सुनना चाहिए। हरीश, आप भी थोड़ा, मैं समझता हूँ एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम है कि उनके जो बताना चाहते हैं, इतने अनुभवी नेता है, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, मैं तो इतना मानता हूँ। तो गोपाल भार्गव जी, आपके 15 साल में किस किस नेता के परिवार के कौन कौन लोगों का इन्वॉल्वमेंट थे, जरा खुलासा करो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। मैं चाहूंगा कि जीतू जी और गोपाल भार्गव दोनों आपस में सामने सामने आ जाएं। और गोपाल भार्गव जी, रखिए अपनी बात। देखिए जीतू भाई, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मन से बताएं, अंतरात्मा से बताएं, ईश्वर को साक्षी मन के बाहर कि क्या इनकी दल के विधायक कमलनाथ जी की सरकार जो चल रही थी, इनके दल के विधायक, बाहर से कुछ समर्थन देने वाले विधायक और इनके मंत्री क्या इस काम में लिप्त नहीं थे? और मैं सिर्फ नर्मदा की बात नहीं, नर्मदा जी में, शिप्रा में, पार्वती में, चंबल में, कैन में, बेतवा में, ऐसी में दर्जन में नदियों के नाम बता सकता हूं जहां पर कौन कौन लोग इस काले काम को कर रहे थे, अवैध काम को कर रहे थे और प्रशासन के सहयोग से कर रहे थे। लेकिन मैं गंदगी नहीं फैलाना चाहता किसी के व्यक्ति के नाम आपके टेलीविजन पर, आपके चैनल पर और आपके डिबेट में नहीं लेना चाहता। मैं राजनीति के एक प्रकार से एक स्तर को बनाते हुए और बहस के स्तर को बनाते हुए मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है और वो सारी बातें जानती है। हमारे यहाँ कहावत है कि ऊंट की चोरी आप झुके झुके नहीं कर सकते, ऊंट की चोरी आप झुके झुके नहीं कर सकते। ये सारे लोगों को मालूम है कौन लोग इस चीज में लिप्त हैं और आज भी, पहले भी खुला खेल है। और जब सबको पता है तो कहां पर बात दब रही है? पहले जीतू पटवारी जी अपना पक्ष रख लें, फिर बाबा जी और फिर उसके बाद हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल भार्गव ने कहा कि ऊंट की चोरी उकड़े उकड़े झुके झुके नहीं हो सकती है। दो बातें हैं। कमलनाथ जी ने 2250 करोड़ से 1250 करोड़ रुपए रेवेन्यू किया, सिस्टम को सुधारा, ये तो कागजों में है, सरकार के हिसाब में है। तो एक बात तो कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम सुधारा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, इससे तो आप मना नहीं कर सकते। दूसरा, आप कहते हैं कि जो बाहर से समर्थन दे रहे थे वो एक मिनट, जो बाहर से समर्थन दे रहे थे उनका भी इसमें इन्वॉल्व था। आप हो सकता है सही हो, पर अब अवैध खनन क्यों हो रहा? अब तो उनका समर्थन जिसको था वो रही नहीं सरकार, तो अब अवैध खनन क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है? और तीसरा, आप सार्वजनिक जीवन में सेवा के लिए है, तो आप क्यों नाम नहीं बताना चाहते उन लोगों का जिन लोगों ने अवैध खनन में हिस्सेदारी रखी या हिस्सेदारी थी? पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पहले के मंत्री, पहले के मुख्यमंत्री, सबका नाम बताना चाहिए। एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, क्योंकि आप कह रहे हैं गोपाल भार्गव जी, और गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि वो अभी नाम नहीं बताना चाहते, तो हम ये पूछ लेते हैं कहीं किसी राइट फोरम पर जाकर वो नामों का खुलासा करेंगे क्या? हेलो जी कहिए गोपाल भार्गव जी, सुन रहे हैं आपको। आवाज बंद हो गई क्या? उपयुक्त समय पे उपयुक्त मंच में सारी बातें सामने आएंगी, प्रकाश में आएंगी। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आपके चैनल पे व्यक्तियों के नाम लेके मैं इस गंदगी को नहीं बताना चाहता, और जब ऐसा विषय आएगा और मुझे लगेगा कि इसमें मुकम्मल प्रभावी कार्रवाई होगी, तब मैं वहां पर अपनी बात को रखूंगा। ठीक है, मैं हरीश जी चाहूंगा कि आप भी इस चर्चा में आए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर बाबा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा जी कहिए आप, फिर मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी, हमारा कहना था कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनकी मंशा साफ थी, जो हमें लगा कि उनकी इच्छा थी कि नर्मदा साफ रहे, नर्मदा में अवैध खनन ना हो, नदियों में अवैध खनन ना हो। और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण यादव जी को कि कम से कम लॉकडाउन में भी 500 डंपर रात में निकल रहे हैं होशंगाबाद से। तो अब हम मंशा देखेंगे शिवराज जी को। आज मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, इनकी मंशा क्या है हम लोग जब लॉकडाउन के बाद पकड़ेंगे, रात रात देखेंगे,
तो इनकी मंशा समझ में आएगी कि वास्तव में नर्मदा को बचाना है। ये हमें देखना होगा ना, क्योंकि एनजीटी के सख्त नियम कहते हैं कि रेत का खनन नदी के अंदर से नहीं किया जा सकता। लेकिन ये रैंप जो तैयार हो रहे हैं, हरीश जी मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये रैंप जो तैयार होते हैं कोई रात में तो तैयार हो नहीं गए, ये तो लगातार वहीं पर बने हुए हैं, लगातार वहां पर अवैध खनन चल रहा है। और जब नामों की चर्चा चल पड़ी है तो इससे क्या समझा जाए हरीश जी? देखिए ये पूरा संगठित कारोबार है, और मतलब किसी एक का नहीं है, पूरा ऊपर से चेन चलता है। और जैसा कि नर्मदा, जैसे भार्गव जी ने कहा अकेला नर्मदा नहीं, सही बात है, बहुत सारी नदी है, चंबल भी है उसमें, और खुलेआम चलता है, गोलीबाजी होती है, और कहीं ना कहीं ऊपर से पैसा इतना फ्लो है इसके अंदर कि किसी को भी रोकना तो कहीं ना कहीं ऊपर ब्लॉक हो जाता है मामला। जो अफसर हिम्मत करते हैं, आपने देखा डंपर, एक आईपीएस मारा गया नरेंद्र कुमार ग्वालियर में, कई अफसर पिटते हैं, तहसीलदार सोनिया मीणा आईएएस थी, वो उन्होंने वहां से उनके ऊपर चढ़ाई हो गई तो उनको छोड़ के आना पड़ा, सिक्योरिटी दी गई। कई ऐसे नाम है अफसरों की जिन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश, नए जो अफसर बन के जाते हैं उन्होंने मतलब अफसरी दिखाने की कोशिश की तो उनको नपना पड़ता है, ऊपर से आश्वासन मिलता है कि देख लेंगे, लेकिन वो साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये पूरी चेन है। लेकिन अभी सवाल दूसरा आ रहा है, ठीक है अवैध उत्खनन होता था, आटे में दाल चलती थी, नमक का चलता था, लेकिन अभी तो पूरा प्रतिबंध हो चुका है मृदुल। और 31 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में रेत का अवैध खनन, क्या रेत ही खदानी नहीं बची, नए सिरे से आवंटन होना है। अभी आवंटन नहीं है सरकार के कागजों में, और अब खनन हो रहा है। मात्र 5 जिले हैं जिनमें 10% है, तो वो खनन कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? सवाल तो यही है। क्या ऊपर वाले नहीं देख रहे हैं? जैसा आप रैंप की बात कर रहे हैं, तो रातों रात में रैंप नहीं बनता, पूरा प्लानिंग रैंप बनता है, बड़े बड़े डंपर जाते हैं उस रैंप पर। पनडुब्बी कल ही पकड़ी गई शिवपुरी में, पनडुब्बी पकड़ी गई पार्वती नदी में। कंप्यूटर बाबा तो कुछ हमें दिखाना चाहते हैं, नेटवर्क है जी, हम वो दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपके जो सवाल है वो भी हम लेंगे। बाबा जी ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखा रहे हैं कि भिंड में लोग कहते थे कि वहां कोई पकड़ नहीं सकता, वहां पकड़ेंगे तो गोली चल जाएंगी। देखिएगा भिंड में ही हम लोगों ने पांच मशीनें पकड़ी है, पोखलैंड। और देखिएगा ये ट्रैक्टर ट्राली फंसाई थी तो हम लोगों ने अपने हाथ से अलग की है नदी में जाने से। ये देखिएगा, ये देखिए भिंड का। तो ऐसा नहीं है, पकड़ने की बात करें तो हम लोगों ने भिंड जैसी जगह में भी जहां गोलियां चलती नहीं, उसमें 5 पोखलैंड मशीनें पकड़ी है। तो ये काम करने का तरीका है। ठीक है, आपका कहना है कि आपका काम अभी तक ठीक चल रहा था। हरीश जी अगर आपके कोई सवाल है तो आप भी कर सकते हैं, आप कुछ पूछना भी चाहते थे जी। बिल्कुल, मैं कंप्यूटर बाबा से बोल रहा हूं, जो कंप्यूटर बाबा जो दिखा रहे हैं, कंप्यूटर बाबा जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरे के सामान कार्रवाई वाली बात है। एक सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन बाबा को छोड़ दिया था और सुरक्षा दी थी जाएं, तो वो खुद ही धरने पड़ गए थे। मैं जीतू पटवारी जी के खिलाफ भी शिकायत आने लगी थी बाबा के खिलाफ, कई अफसर बोलने लगे थे कि बाबा हमें कर रहे हैं। तो अरे कुछ तो किया नहीं, कंप्यूटर बाबा मामला इतना आसान नहीं है, नाराज हो गए, क्या हो गया था? कुछ तो किया। खनिज मंत्री का भी आरोप था जी। हाँ वही, नाराज भी हो गए थे, क्या हो गया था? खनिज मंत्री खुद आरोप लगाने लगे थे। अरे तो देखिए ना, यही तो मैं कहना चाहूं, एक मिनट मैं यही बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मंत्री को बोलने दो, हमें नर्मदा नदियां बचाना है। देखिए आज तक मुझे कहा नहीं, मैं लगातार पकड़ता रहा, मंत्री बोलते रहे, मगर कमलनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कंप्यूटर बाबा नहीं पकड़ेंगे। मैंने उनकी मंशा थी कि नर्मदा या नदियां बचे। अब सवाल इच्छा शक्ति और मंशा पर आ गया, पर उनकी मंशा थी, उन्होंने मंत्री की बात नहीं मानी। हरीश जी हमारे जो, ये बड़ी बात है। हरीश जो हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे उस पर जीतू पटवारी साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बीच में रुक गए थे वो। आप कहिए सर, फिर मैं सवाल करता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह है। कंप्यूटर बाबा ने जो प्रयास किए, कुछ प्रयास किए, कितने किए वो उसका प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। मंत्री क्या कह रहा है वो भी अपनी जगह, मंत्री ने आरोप लगाया वो भी अपनी जगह, गोपाल भार्गव जी ने जो सवाल किए वो भी अपनी जगह। पर मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि मां नर्मदा के अवैध खनन को लेकर जो अरुण यादव जी ने आज ट्वीट किया, इस लॉकडाउन के दौर में जब लोगों को घर से निकलने की मनाही है, हजार डंपर अवैध खनन हो रहा है, एक प्रशासन की, एक सरकार की नियत को मध्य प्रदेश की जनता देखे। आप देखो कि एक व्यक्ति जिसको घर से बाहर निकला, कोई छोटी मोटी बात की उस पर एफआईआर हो जाती है, और अवैध खनन रेत का कारोबार जहां कंस्ट्रक्शन है नहीं वहां चल रहा है। मतलब इस सरकार की किस तरह की नीति है, नियत है, और क्या मंशा से इन्होंने पीछे के दरवाजे से विधायकों को खरीद के बैठे हैं
ये मध्य प्रदेश की जनता जाने। जहां तक कमलनाथ का सवाल है, मैंने जैसा कहा कि उनकी नियत थी कि रेवेन्यू जनरेट हो इस प्रदेश का, 1250 करोड़ रुपया उन्होंने कर दिया। उनकी नियत थी अवैध खनन रुके, इसलिए कंप्यूटर बाबा को छूट दे दी। हमारे शिवराज सिंह जी की नियत क्या है, वो पूरे 15 साल प्रदेश ने देखा, और अब आगे जैसे ही लॉकडाउन में खिला फिर 2 महीने में देखा। इस दौरान तो मैं समझता हूं गोपाल भार्गव जी इस पे बोल नहीं पाएंगे, पर प्रदेश इस पूरी प्रोसेस को देखे तब सभी ने एक रेत माफिया ही मुख्यमंत्री बन गया है, सरकार बना ली है। ये बड़ा आरोप लगाया, इस पर ही पहले जवाब ले लेता हूं। गोपाल भार्गव जी क्या कहेंगे इस पर आप? गोपाल भार्गव जी, ये जीतू भाई बार बार 1250 करोड़ की बात कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि ये रेवेन्यू की राशि, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है माइनिंग से इसके माध्यम, ये राशि अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस रेत के कारोबार में यदि आप 4 खदाने में नीलाम करें तो 1250 करोड़ रुपया आ जाएगा। अपने लोगों को एक खदाने देके और उनके लिए कतार किया गया। इसके कैसे टेंडर हुए और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, इसके बारे में ही बताना चाहता हूं। लेकिन अगली डिबेट में, क्योंकि मेरी दूसरी डिबेट है, इस कारण से मैं भी क्षमा चाहता हूं। गोपाल भार्गव जी हमारे बीच में नहीं है, एक सवाल और हम करना चाहते थे लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी और भी डिबेट है, वो जाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था। जीतू पटवारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि नर्मदा यात्रा भी हुई थी और उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे। बात बिल्कुल सही है। हमने तो जो भी हमने आरोप लगाया उसकी जांचें पाइपलाइन में थी, चूंकि हमारे पास समय नहीं बचा, इसी कारण इन सब जांचों के डर से ही हमारी सरकार गिराई गई। हमारे साथ इतना बड़ा जो लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र रचा गया, ये सर्वविदित है। आपने भी देखा, प्रदेश ने भी देखा, देश ने भी देखा। मैं मानता हूं कि बहुत दुख का विषय है कि इस लॉकडाउन के दौर में अवैध खनन अपने आप में ये बताता है कि एक सरकार की नीयत क्या है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे, माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे इन लोगों को, कि इनको जब लोग जीवन, रतन टाटा ने कहा कि ये लाभ हानि का साल नहीं है, ये जीवन को जीने का और जिंदा रहने का साल है। उसमें भी इन लोगों को इतनी रेत के मामले में मां नर्मदा के आर्थिक रूप से इतनी हवस है कि इस तरह का कारोबार कर रहे हैं जो निंदनीय है। मैं इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। प्रदेश की कहिए पूरी बात रखिए। जी बताएं। मैं एक सवाल करना चाह रहा था क्योंकि नर्मदा नदी में जो खनन के मुद्दे आए हैं पटवारी साहब, वो कुछ क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं, और जब हम उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर स्थिति ऐसी है कि पानी नहीं बचा है। कई जगह पर जो गहराई थी वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, नर्मदा नदी सूखती जा रही है। घाटों की जो तस्वीर हम पहले देखते थे वो भी अब बदल सी गई है। आ रहा हूं बाबा जी, उसके बाद मैं हरीश जी आपके पास आऊंगा। यही कारण तो है कि नर्मदा को बचाना है, यही कारण तो है कि अवैध खनन को रोकना है, यही कारण तो है कि एनजीटी के नियमों को पालना है, पर्यावरण की परमिशनों को चाहिए। यही कारण तो है कि कमलनाथ जी ने नियम से नई नीति बनाई थी, और वो सब जितने 15 महीने की मेहनत थी उसको गुड़ गोबर कर दिया 1-2 महीने में। और जब लॉकडाउन है तब भी अवैध खनन होने लगा। थोड़ा सा समय कम था, मैं चाहता हूं कि इसके पहले 30 सेकंड कंप्यूटर बाबा और हरीश जी भी अपनी बात रख हो रहा है, ताकि ये मुद्दा जहां हमने शुरू किया था कहीं ना कहीं तो पहुंचे। कंप्यूटर बाबा जी, आपकी रिपोर्ट तैयार है, सौंपने आप वाले हैं, क्या उसमें खुलासा होगा बड़ा? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि नर्मदा जी पे जो भी अवैध खनन कर रहे हैं, कोई भी रेत माफिया हो, कोई भी हो, नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे सरकार साथ दे ना दे, सहयोग करे ना करो, पूरा हजारों संत जाकर के वहां डेरा जमाएंगे। अवैध खनन तो नर्मदा नदियों में नहीं होने देंगे। एक ठीक है। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरा संत समाज मध्य प्रदेश का, जी न्यूज को, कि जिस ढंग से जी न्यूज ने, इनके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ अवैध खनन लॉकडाउन में भी हो रहा है, और आज जो जनता को मालूम हो गया पूरे कि वास्तव में अवैध खनन हो रहा है, नर्मदा में नुकसान हो रहा है, इसलिए पूरा संत समाज इसको बचाने की कोशिश हम सब करेंगे। इसलिए बार बार हम लोग पूरा संत समाज आपको धन्यवाद देते हैं। जी ठीक है। मेरे सहयोगी से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि हरीश जी आप तस्वीर एक देखिए, नर्मदा की जो तस्वीर है वो बहुत बदल गई है।
क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सवाल खड़े करती है कि ये खेल कब रुकेगा, ये गोरखधंधा कैसे रुकेगा। मृदुल, इससे पहले मैं एक सवाल जीतू पटवारी से करना चाहूंगा। जी जी करिए, है वो हमारे साथ। मृदुल, मैं एक सवाल जीतू पटवारी जी से करना चाहूंगा कि चूंकि विपक्ष की भूमिका में और मजबूत विपक्ष है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी जनता के सामने वो दिखाएंगे कि कंप्यूटर बाबा की अपनी एक सीमा हो सकती है, लेकिन चूंकि सरकार में रहे और पूरी रीति नीति जानते हैं, तो क्या सड़क पे उतरेंगे? अवैध उत्खनन हो रहा है, प्रतिबंध लगा हुआ, उसके बाद कैसे हो रहा है तो ये सामने आएंगे? क्या केवल ट्विटर सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखेंगे या सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे अवैध उत्खनन को लेकर? नर्मदा जो हमारी आस्था का प्रतीक है, माँ नर्मदा माँ का उसका सीना छलनी हो रहा है, तो वो भी नर्मदा पुत्र हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मजबूत विपक्ष होने के नाते क्या वो प्रदेश के लिए इस बात सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे सरकार का, और मजबूर करेंगे या फिर ना हो, या उसको रोकने के लिए कार्रवाई उठाएंगे, कदम उठाएंगे? ये हरीश ने मेरे से सवाल खड़े किए हैं। हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। 100% मेरे स्वभाव को, मेरे नेचर को, कांग्रेस पार्टी के नेचर को हरीश बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सोशल मीडिया और केवल ट्विटर और फेसबुक का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मैं ज़मीन पे जाकर ही काम करता हूँ। और मेरे जीवन का ध्येय पॉलिटिक्स करना नहीं है, मेरे जीवन का ध्येय सिस्टम को सही करते हुए समाज की सेवा करना है। अगर सड़क पे उतरना तो ठीक, नर्मदा को तैर के पार करना पड़ेगा तो भी तैयार रहूँगा हरीश जी, हमेशा हर वक्त। मैं जितने सामर्थ्य देगा ईश्वर माँ नर्मदा बचाने के लिए, उम्मीद यही करते हैं जीतू पटवारी जी, क्योंकि नर्मदा की जो स्थिति हम देखते हैं उससे यही सवाल खड़े होते हैं कि ये खेल जो है रुक जाए, कैसे ना कैसे तो रुके, क्योंकि रेत का अगर कारोबार सबकी रुचि इसमें है तो इसे थोड़ा सा कम करने की जिम्मेदारी भी सभी की बनेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है और तस्वीर आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर देखते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे कि ये चल क्या रहा है। अब इस खेल को कैसे रोकेंगे और क्या ये खेल रुकेगा, बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।